वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन के लिए मास्टर वीडियो लेकर आया हूं फ्रेंड्स, आप लोग की डिमांड पे। इसमें लगभग 400 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। सभी प्रश्न वन लाइनर है क्योंकि समय कम है फ्रेंड्स और समय का अभाव है। मेरे पास भी समय का अभाव है, ऑफिस चले जाता हूँ, टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड्स। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स उसका वन लाइनर मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन अधिक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी फ्रेंड्स, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लास्ट समय है, रिवीजन कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देगा। जो स्टूडेंट एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं एप्लीकेशन हर हाल में डाउनलोड कर ले फ्रेंड्स। उसमें जो टॉपिक वाइज जो स्पेशल जीके है उसमें जैसे 16-17 टॉपिक दिया हुआ है फ्रेंड्स, उससे आपको 20 प्रश्न पक्का आने वाला है, तो सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। और हिंदी का भी प्रैक्टिस टेस्ट एप्लीकेशन में है फ्रेंड्स, बहुत सारा जीके जैसे, तो एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पढ़ाई जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप लोग भी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। फास्ट करेंगे फ्रेंड्स, फटाफट रिवीजन करते चलिए, फिर PDF मिल जाएगा, उससे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है या संचित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है। फास्ट रिवीजन करते चलिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर, अभी देखिए बायोलॉजी से कुछ प्रश्न है, इसमें मिक्स प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछा जाता है, तो यकृत करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में। और कहाँ होता है? तो यकृत में। तीसरा नंबर सवाल देखिए, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेन्नर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। चौथा नंबर सवाल, रुधिर वर्ग का खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। पांचवा नंबर सवाल है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए लुई पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है फ्रेंड्स। लुई पास्चर जिन्होंने रेबीज के टीके का भी खोज किया था, और दूध का जो पैस्चुरेशन होता है फ्रेंड्स उसका भी जो लुई पास्चर ने सिद्धांत दिया है, तो वो भी याद रखिएगा। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को कहा जाता है। छठा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक वनस्पति कहेगा तो ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे वनस्पति का होगा फ्रेंड्स तो आपको थियोफ्रेस्टस कहा जाता है, सभी को पता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे? तो लिनियस को कहा जाता है। 7 नंबर सवाल को देखिए, घास विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सभी को याद रखिएगा। पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन। लॉजी से एक सवाल पूछा जा सकता है। एपीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर सभी याद रखना है, ठीक है। 8 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह जो विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक भी चार्ल्स डार्विन है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है फ्रेंड्स? तो देखिए नीलहरित शैवाल को मानी जाती है। ये उत्पादक की श्रेणी में आता है फ्रेंड्स, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये आपका स्वपोषी होता है नीलहरित शैवाल, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का पाया जाता है, तो 70S राइबोसोम, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? ऐसा होता है। 70S यानी 70S राइबोसोम होता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं? तो आपका 70S राइबोसोम इस प्रकार का होता है। 12 नंबर सवाल, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विक्टेटर ने किया था फ्रेंड्स 5 जगत का वर्गीकरण। 13 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? देखिए बहुत बार इस सेट में देखे होंगे, द्विनाम पद्धति का जनक कार्ल लिनियस को माना जाता है फ्रेंड्स, जिसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक भी इसे कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स, यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यीस्ट और मशरूम फ्रेंड्स जिसको क्या कहते हैं? कवक कहिए, फफूंद कहिए, यानी कवक या फफूंद के अंतर्गत आता है। सॉरी। 15 नंबर सवाल, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? जो चट्टान पर पादप उगते हैं फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? तो लिथोफाइट्स कहते हैं। देखिए हिंदी में क्या कहते हैं? शैलोद्भिद कहते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा, चट्टानों पर उगने वाले, ठीक है, जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, उसे क्या कहते हैं? तो लिथोफाइट्स या शैलोभिद कहते हैं। 16 नंबर सवाल को देखिए, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? देखिए लीची के जो फल है फ्रेंड्स वो एक बीजी बेरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। लीची फल है जो एक बीजी बेरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि लीची में देखिए बीज एक ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स।
अगला सवाल है शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं। तो देखिए जो शुष्क जलवायु में सूखे मरुस्थल में जो उगता है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पत्थर पर देखा था थैलोफाइट्स, पत्थर पर उगने वाले को क्या कहते रहते हैं, यहाँ देखिए लिथोफाइट्स देखे थे फ्रेंड्स, चट्टानों या पत्थर पर उगने वालों को लिथोफाइट्स कहते हैं। लेकिन वही शुष्क क्षेत्र में जो उगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जीरोफाइट्स या मरुद्भिद कहा जाता है। तो शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, या तो शुष्क जलवायु में उगने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाता है, जीरोफाइट्स या मरुद्भिद कहलाता है। 18 नंबर सवाल देखिए, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। तो जल और स्थल दोनों पर रहता है उसे उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक हो गया एम्फीबियन, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फीबियन उभयचर। जैसे मेढक है जो जल और स्थल दोनों पर रहता है। 19 नंबर सवाल, सीप, घोंघा, कौड़ी, कटल फिश किस संघ के प्रमुख जीव है, ये मोलास्का संघ के जीव है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 20 नंबर, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है, जिसे लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों की बनी होती है, तो प्रोटीन तथा लिपिड, जिसे दोनों मिक्स करके क्या कहेंगे, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। टोटल 400 क्वेश्चन इसमें लगभग होंगे फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। 22 नंबर सवाल को देखिए, किसी कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। तो देखिए कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, लाइसोसोम को कहा जाता है। किसी कोशिका की पाचन थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जिन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था, तो जॉनसन ने जिन शब्द का प्रतिपादन किया था। 24 नंबर सवाल देखिए, सबसे छोटी जीव कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीव कोशिका है। 25 नंबर सवाल को देखिए, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिका अंग को प्रदान की जाती है, तो गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो बार बार ये बता रहा हूँ फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, तो प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो ट्रिप्सिन होता है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, तो छोटी आंत में होती है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होती है। 29 नंबर सवाल है, कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, रेनिन, ये रेनिन हार्मोन है जो बच्चों में ज़्यादा स्रावित होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे जो दूध पर ही होते हैं, नवजात शिशु का मुख्य आहार दूध होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा स्रावित होता है। तो कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक, तो रेनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, यकृत में, अर्थात आपका लीवर में होता है। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये भी याद रखिएगा। हेपेटाइटिस मानव शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस अर्थात आपका जो जॉन्डिस कहते हैं, जॉन्डिस का ही विकृत रूप है ये, जॉन्डिस कहिए, पीलिया कहिए, इससे यकृत आपका प्रभावित होता है अर्थात लीवर। अगला है सूखा रोग अर्थात रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, ये बच्चों में होता है सूखा रोग फ्रेंड्स, विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, याद रखिएगा। विटामिन ई का टेकोफेरॉल है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। हमारे शरीर में संक्रमण से रोधी यानी प्रतिरक्षा कौन विटामिन प्रदान करता है, तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। 34 नंबर सवाल है, कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, देखिए वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो विटामिन ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विटामिन ए को संक्रमण रोधी भी कहा जाता है, हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए पूछेगा तो, ऐसे तो WBC सबको पता है फ्रेंड्स, हम लोग हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो फ्रेंड्स विटामिन B1 पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम थायमिन है। 37 नंबर, कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है, तो कौन सा फल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आंवला हो जाएगा, क्योंकि विटामिन C आंवला में पाया जाता है। अगला सवाल को देखिए, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है फ्रेंड्स, तो जाइलम के द्वारा जल चाहता है, जैसे जाइलम और जैसे जल। तो जल और खनिज लवण जो भी होता है, तो पेड़ से हर एक पौधे के हर एक पार्ट में जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। एक फ्लोएम होता है फ्रेंड्स, आप लोग एक याद रखिएगा, एक फ्लोएम होता है। फ्लोएम है जो क्या फूड का यानी कि भोजन जो पेड़ पौधा पत्ती में बनाता है उसका संवहन फ्लोएम करता है। जाइलम है जो जल खनिज लवण का करता है। केचुए अथवा जोक पर नमक छिड़कते ही वह मर जाता है, क्योंकि तो इस क्या होता है, इसमें परासरण प्रभाव के कारण है जो केचुए एवं जोक है जो नमक छिड़कने पर मर जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो फूल से प्राप्त किया जाता है। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो बीज से प्राप्त होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अफीम है जो पौधे के किस भाग से, तो फूल से, और कॉफ़ी है जो बीज से प्राप्त होता है। देखिए फास्ट रिवीजन है फ्रेंड्स, पहले भी ये सब पढ़ा चुके हैं बहुत बार मैं आप लोग को। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 12 जोड़ी पसलियाँ में पाया जाता है फ्रेंड्स, आप गिन के भी देख सकते हैं, अपना सीना में देख लीजिएगा तो 12 होता है, 12 जोड़े।
मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो देखिए 20 दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं। अगला सवाल, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितना? तो 28 होता है खोपड़ियों में। अगला, किस प्रकार की संधियां द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? ये अचल संधि के द्वारा जुड़ी होती है। 46 नंबर, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की लगभग मात्रा कितनी होती है फ्रेंड्स? तो लगभग 4% होती है। ठीक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा? रुधिर के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्वास्थ्य दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? ठीक है, 48 नंबर यहाँ आ गया है। तो कितना? 10 से 12 बार होता है फ्रेंड्स, 10 से 12 बार होता है जो आपको श्वसन दर होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 16 बार भी देता है, तो ये आपका एवरेज रहता है, 10 से 12 मिनिमम माना गया है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलोरी कल्चर के अंतर्गत सब्जी का अध्ययन किया जाता है। लार का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? तो 6.8 होता है फ्रेंड्स। लार का सभी मैं पढ़ा चुका हूँ, पीएच मान सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा, ये क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो लार का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स 6.8 होता है। ठीक है, दांतों का क्षरण कब होता है फ्रेंड्स? जब इसका 5.6 हो जाता है पीएच मान, तो आपका दांतों का क्षरण होने लगता है, जब अम्लीय हो जाता है तो। 51 नंबर सवाल, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि में होती है। अग्नाशय ग्रंथि को अंग्रेजी में पैंक्रियाज ग्रंथि कहते हैं, इसी से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? फिर ये आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। 53 नंबर, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होता है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है फ्रेंड्स? तो प्लीहा अन्य स्प्लीन में, इसलिए लाल रक्त कणिका का कब्रगाह इसे कहा जाता है, प्लीहा अन्य स्प्लीन को। 55 नंबर है फ्रेंड्स, किस हार्मोन के स्राव होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? एंड्रीनेलिन हार्मोन के कारण हो जाता है। एंड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। बीपी का बढ़ना फ्रेंड्स, गुस्सा वगैरह सब इसी से कंट्रोल होता है। एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये मादा यानी कि आपका फीमेल हार्मोन है, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन है। और टेस्टोस्टेरोन है जो फ्रेंड्स किस प्रकार का हार्मोन है? तो ये नर हार्मोन का उदाहरण है। ठीक है। अगला फ्रेंड्स, गलसुआ रोग किसके कारण होता है? तो गलसुआ रोग जो होता है वायरस अर्थात विषाणु के कारण होता है। इससे भी एक प्रश्न आपको आने वाला है। ठीक है, जैसे कोढ़ रोग जीवाणु के कारण होता है, टेटनस जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, प्लेग होता है जो जीवाणु के कारण होता है। बाकी आपका हो गया गलसुआ हो गया, खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, एड्स हो गया, ये सभी जो वायरस के कारण होता है, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा। 59 नंबर सवाल है, कौन सा टीका नवजात शिशु को जन्म के बाद तुरंत लगाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। BCG का टीका 24 घंटा के भीतर नवजात शिशु को लगाया जाता है। रक्त में RH क्या है? तो RH फैक्टर रक्त में क्या है? प्रतिजनन है। ठीक है, प्रतिजनन का उदाहरण है रक्त में RH क्या है? तो RH फैक्टर क्या होता है? प्रतिजन होता है। अगला है, कोरोना वायरस मानव में किस प्रकार के संक्रमण करता है फ्रेंड्स? तो श्वसन संक्रमण उत्पन्न करता है और कोरोना वायरस से हमारे फेफड़ा प्रभावित होता है। खसरा किस के संक्रमण के कारण होता है? अभी बताया, खसरा और चिकन पॉक्स ये सब विषाणु वायरस के कारण होता है। चाय में लाल रक्त रोग किसके कारण होता है? ठीक है, चाय में जो लाल रक्त रोग होता है हरे शैवाल के कारण होता है। 64 नंबर सवाल, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू में जो कैंकर रोग होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। काली खांसी से बचाव के लिए शिशु को कौन सा टीका दिया जाता है? तो DPT का टीका जाता है। DPT 3 रोग में मुख्य रूप से काम करता है। D से डिप्थीरिया में, T से टिटनेस और काली खांसी में, यानी डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी में टीका लगाया जाता है। 2-4-D का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है, शाकनाशी घास खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। बारूदी सुरंग को पता लगाने में कौन सी जंतु उपयोगी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स बारूदी सुरंग को पता लगाने के लिए। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है फ्रेंड्स? तो उसके तने में जो निर्मित वलय की संख्या गिन करके वृक्ष की आयु निर्धारित की जाती है। ठीक है, कार्बन डेटिंग पत्ती फ्रेंड्स आपका याद रखें, कार्बन डेटिंग पत्ती से जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है, जबकि यूरेनियम डेटिंग पत्ती से पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। याद रखिएगा। गर्भ निरोधक गोलियां का खोज किसने किया था? पिनकस के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिसने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा था। ठीक है, देखिए इस बार 10वीं कक्षा के समकक्ष क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो उसी लेवल से आपको मैं क्वेश्चन तैयार किया हूँ, इससे क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। 71 अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अमर्त्य सेन को प्रथम बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जिन्होंने दास कैपिटल नामक बुक लिखा था। ये जर्मनी के रहने वाले थे कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ के? जर्मनी के, जिन्होंने दास कैपिटल नामक बुक लिखा था। इन्हें समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्री थे।
कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि है ना, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए नोट्स में लिखा है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां आएगा, औद्योगिक निर्माण विनिर्माण यह सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, औद्योगिक निर्माण और विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, जबकि सेवा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा ये सभी है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तीनों क्षेत्र में कौन कौन सा आता है अपने सभी को याद रखेगा। 75 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक रही थी। नोट में तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम था। तो ठीक है फ्रेंड्स, सबसे अधिक किसमें था? तो सबसे अधिक जो विकास दर था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में, और सबसे कम किसमें था फ्रेंड्स? तो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 76 नंबर सवाल है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम का आपका बिहार स्टेट में है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक आय वाला राज्य गोवा है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय का आकलन आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत विश्व में कौन सा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से भारत है जो विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो सेवा कर से होता है। ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी फ्रेंड्स? तो सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा भारत के आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि तैयार किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने लायक है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स कोई शिफ्ट में पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का तो डेट के साथ याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952 में किया गया था। अगला है फ्रेंड्स, देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज के लिया गया था। इसमें उद्योग धंधों में विशेष जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो हैराल्ड डोमार योजना पर आधारित है, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जो महान लुईस के मॉडल पर आधारित है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए एक बार मैं कर रहा हूँ, फटाफट करते चल रहा हूँ। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इसका करेक्ट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। द एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो गुरनान मिडल द एशियन ड्रामा के लेखक हैं। अगला, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी फ्रेंड्स? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक इस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, किसके? स्वामीनाथन को। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, किस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? ये गॉडगिल फार्मूला पर आधारित था, गॉडगिल मॉडल पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला है फ्रेंड्स की निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है फ्रेंड्स। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 4 साल में ही आपका समाप्त हो गई थी, ठीक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ से विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को चलाया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 90 नंबर सवाल को देखिए, 6ठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। 6ठी पंचवर्षीय योजना किस पे है? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। आपका फ्रेंड्स अगला सवाल, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल विकास किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये दिया गया है। अगला 92 नंबर सवाल है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1975 ईस्वी में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, कब? 1975 ईस्वी में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि काल क्या है? ये भी टॉप मोस्ट पक्का पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का आपका अवधि है। अगला ऑप्शन सर्व शिक्षा, इंपॉर्टेंट को, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्ष में हुई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तीव्रता एवं समावेशी विकास, ठीक है। देखिए फिर से 11वीं और 12वीं दोनों का मुख्य उद्देश्य याद रखे। 11वीं कहेगा तो तीव्रता एवं समावेशी विकास, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अगर पूछ देगा तो तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी रहेगा। इसमें अधिक समावेशी रहेगा, समावेशी तीव्रतर दोनों में, लेकिन इसमें तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी रहेगी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। 97 नंबर सवाल को देखिए, 1982 में नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
98 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर कौन था? तो सर आसवार्न स्मिथ था, जो भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर था। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 99 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1935 ईस्वी में आपका एसबीआई की स्थापना हुई थी। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये बैंकों की वित्तीय सुधार से है। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो बैंकों की वित्तीय सुधार से है। चलिए 101 नंबर सवाल को देखते हैं, भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा है? भारत का प्रथम निजी बैंक के बारे में बात की जाए तो इलाहाबाद बैंक है, जो भारत के प्रथम निजी बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक है। अगला देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ नोट्स में जो लिखा हुआ है इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखान वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आगामी लेखा जुलाई 2020 से 21 मार्च 2021 तक 9 महीने की अवधि का होगा और उसके 50 सभी लेखा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। ठीक है, पहले अलग था फ्रेंड्स, लेकिन अब है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे फ्रेंड्स? तो बैंकिंग सुधार समिति से। किसान क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है? तो उपयोग एवं निवेश साख से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों, नरसिम्हन समिति बैंकिंग से और किसान क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है? तो उपयोग एवं निवेश शाखा से। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 ईस्वी में आपका एसबीआई की स्थापना हुई थी। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने स्थापित किया है। अगला सवाल है, भारत के किस निजी भारतीय बैंक ने सर्वप्रथम चीन में सर्वप्रथम शाखा स्थापित किया है? सरकारी में रहेगा तो एसबीआई और निजी में रहेगा तो एक्सिस बैंक है जो वहाँ स्थापित किया है। रेपो दर का नियमन कौन करता है? तो रेपो दर का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 109 नंबर सवाल है, भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। ठीक है, भारत में जो मुद्रास्फीति है उसको मापा जाता है किसके द्वारा? तो सीपीआई के द्वारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है। 110 नंबर सवाल देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते क्या कहलाती है? तो रिवर्स रेपो दर के रूप में जाना जाता है। 112 नंबर सवाल को देखिए, भारत में कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था? तो कृषि आयकर सबसे पहले बिहार में 1938 ईस्वी में लगाया गया था। 13 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो या प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। अगला फ्रेंड्स, किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स होता है, फ्रांस ने सबसे पहले किया था लागू। 115 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीएसटी का जो है आपका गठन किया गया है कितना? 279 के ए में, कितना? 279 के ए में जीएसटी का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल आपका है कि भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहाँ हुआ था? फ्रांस में। अब भारत में सबसे पहले कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। तो भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से, और सबसे पहले लागू करने वाला जीएसटी कौन सा राज्य? असम है। काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। मोड वैट तथा सेन वैट किससे संबंधित है? ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो मोरारजी देसाई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। 120 नंबर, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स? ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। ठीक है, करनाल कहाँ पड़ता है आप लोग को पता होगा। 121 नंबर फ्रेंड्स आपका है, भारतीय जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बैरकपुर में है। ठीक है, बैरकपुर में भारतीय जूट कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। 122 नंबर, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान आपका कटक में है फ्रेंड्स, उड़ीसा कटक में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब तथा किस देश के सहयोग से हुआ था? 1955 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से हुआ था राउरकेला। भिलाई है जो आपका भिलाई किसके सहयोग से हुआ था फ्रेंड्स? तो भिलाई जो हुआ था आपका, एक मिनट, भिलाई और बोकारो। ठीक है, याद रखिएगा। भिलाई पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से 1955 में, दुर्गापुर हुआ था ब्रिटेन की सहायता से, बोकारो भी सोवियत संघ के रूस से 1964 में।
तो देखिए फ्रेंड्स, राउरकेला हो गया आपका किस देश की सहायता से, तो जर्मनी की सहायता से। भिलाई रूस से हो गया फ्रेंड्स। और कौन था एक रूस से, बोकारो और भिलाई रूस से। और दुर्गापुर है जो ब्रिटेन की मदद से 1955 में स्थापित किया गया था। 124 नंबर, दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है, तो ये गरीबी रेखा के निर्धारण से है। ठीक है, तेंदुलकर समिति भी है जो फ्रेंड्स आपका गरीबी रेखा से संबंधित है। तो दांडेकर रथ फार्मूला जो गरीबी रेखा के निर्धारण से है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। 126 नंबर सवाल को देखिए, भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए भारत में जो बेरोजगारी देखी जाती है फ्रेंड्स, वो संरचनात्मक बेरोजगारी मुख्य रूप से देखी जाती है। कैसा, संरचनात्मक बेरोजगारी। 127 नंबर सवाल को देखिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1952 ईस्वी में ही आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, अभी मैंने बताया था, तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या से संबंधित है। 29, निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया था, तो निर्धनता उन्मूलन के लिए किया गया था 1982 ईस्वी में। 1982 में ही नाबार्ड की स्थापना हुआ था। एड्रागोगी किससे संबंधित है, तो प्रौढ़ शिक्षा से। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो एड्रागोगी के अंतर किया जाता है। पैडोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, एक पैडोलॉजी होता है, एक पैडागोगी होता है। पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा मिट्टी का अध्ययन क्या होता है, पैडोलॉजी के अंतर्गत होता है। एक पैडागोगी है, एक पैडोलॉजी। तो पैडागोगी के अंतर्गत शिक्षण शास्त्र होता है। ठीक है, 131 नंबर, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 132 का करेक्ट आंसर 8 सितंबर होगा, विश्व साक्षरता दिवस। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किससे संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड है जो आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। चलिए 135 नंबर सवाल को देखिए, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में। शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो केरला में। केरला में सबसे ज़्यादा लोग शिक्षित है, तो शिक्षित बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलेंगे, केरला में। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो वाशिंगटन DC में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था, तो 1945 में बना था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य। 138 नंबर सवाल देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो आपका फ्रांस पेरिस में है, जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। 140 नंबर, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना था, तो 1995 ईस्वी में भारत है जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था, WTO का। ठीक है फ्रेंड्स, WTO की स्थापना भी 1995 में हुआ था। पहले ये जो आपका गैट के रूप में जाना जाता था। ठीक है, गैट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया। अगला फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ फ्रेंड्स, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय है जो वाशिंगटन DC है। 146 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अपेक होता है फ्रेंड्स, एक ओपेक होता है। अपेक का है जो मुख्यालय कहाँ, सिंगापुर में है, और ओपेक है जो फ्रेंड्स किसका है, जो ऑस्ट्रिया का वियना में। ओपेक है जो तेल से संबंधित देशों का संगठन है, याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया के वियना में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो सार्क काठमांडू में है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान इसके सदस्य है। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, राजा चलैया समिति किससे संबंधित है, तो कर सुधार से संबंधित है। मल्होत्रा समिति है जो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। दंतेवाला समिति का संबंध किससे, तो बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। अगला फ्रेंड्स, डॉक्टर विजय केलेकर समिति किससे संबंधित है, तो प्राकृतिक गैस मूल्य से संबंधित है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, 1986 ईस्वी में पूछा जा सकता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 155 देखिए, सवाल नंबर 155 है कि भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम 2002 ईस्वी में, सन 2002 ईस्वी में आपका पारित हुआ था फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर 2002 होगा। अगला सवाल देखिए, सभी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वाल्टर G. रॉसन ने 1986 ईस्वी में किया था। अगला सवाल आपका है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है। तो देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है।
अगला सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, रेड डाटा बुक क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से है। तो आपका है जो रेड डाटा बुक क्या है, तो ये विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची है। रेड डाटा बुक में किसका नाम होता है फ्रेंड्स, तो जो विलुप्त हो के कगार पर है, जो आपका संकटग्रस्त में है पौधे और पशु, उसकी सूची रेड डाटा बुक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है। तो देखिए, रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है। ये आपका ग्लैंड जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था, तो 1966 ईस्वी में रेड डाटा बुक को पहली बार प्रदर्शित किया गया था। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये आपका पिंक कलर से इसमें दर्शाया गया है। 163 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। तो 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया है। अगला फ्रेंड्स की रामसर संधि किससे संबंधित है। रामसर संधि जो आर्द्र, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, रामसर संधि जो आपका आर्द्र भूमियों संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। अगला है, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो विश्व आर्द्र दिवस जो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है 22 मार्च को। और 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, टॉप मोस्ट VVI सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो 22 मई को विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, पहले भी देख चुके हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 170 नंबर सवाल है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि एक विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है 26 नवंबर को, और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस है जो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है, तो 7 से 8% भारत में विश्व की जैव विविधता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो हैकले ने किया था। याद रखिएगा, इकोलॉजी शब्द का अर्नेस्ट हैकले ने किया था। ठीक है, अर्नेस्ट हैकले ने। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग, देखिए एक इकोलॉजी है फ्रेंड्स, एक इकोसिस्टम है। तो इकोलॉजी का हैकले ने किया था फ्रेंड्स, और इकोसिस्टम रहेगा फ्रेंड्स, तो इसको इकोसिस्टम का किसने, GAG टांसले ने किया था। याद रखिएगा, इकोसिस्टम रहेगा। तो अगला, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एडवर्ड सुएस ने किया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में पूछा जा सकता है, किया गया था फ्रेंड्स। अगला, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपका उत्तराखंड में है, जो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो ये कर्नाटका में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, देखिए नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में, ये भी याद रखिएगा, इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, केरल का पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है एवं इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार है। इसकी शुरुआत 1971 ईस्वी में की गई थी। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया कहाँ स्थित है, देखिए ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। अगला है फ्रेंड्स, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ, उत्तराखंड में। शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी, तो 1992 में भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी।
जंगली गधों का अभयारण्य भारत में कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात राज्य के कच्छ रण में स्थित है। लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, एक सींग वाला गेंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगह है जो फ्रेंड्स एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, खास करके असम में देखने को ज़्यादा मिलता है। अगला फ्रेंड्स आपका गिर के शेरों को रखने जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? तो देखिए श्योपुर जो मध्य प्रदेश जिले में है, पालपुर कुन्नो नामक वन्य जीव अभयारण्य का चयन एशियाई शेरों को पुनर्प्रविष्ट स्थल के रूप में किया गया है। अगला सवाल को देखिए फिर, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में रोहिला है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए, सारंग पक्षी के लिए फेमस है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में है और ये सारंग के लिए प्रसिद्ध है। 197 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य? इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपका वन भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, वन्य जीव अभयारण्य भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मणिपुर में स्थित केईबुल लाजमाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो पूछा जाता है कि केईबुल लाजमाओ नेशनल पार्क है जो कहाँ है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। अयोध्या राम मंदिर का फैसला कब हुआ था? ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो 9 नवंबर 2019 को अयोध्या राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला किया गया था। चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स, बूशमैन जनजाति कहाँ निवास करते हैं? फर्स्ट रिवीजन है फ्रेंड्स, फटाफट देखते चलेगा। ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बूशमैन जनजाति देखने को मिलते हैं। एस्किमो जनजाति का निवास कहाँ है? देखिए इससे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। एस्किमो जनजाति का निवास है टुंड्रा प्रदेश में, जहाँ बर्फ पड़ते हैं। टुंड्रा प्रदेश में जैसे उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का तथा पूर्वी साइबेरिया में यह एस्किमो जनजाति पाए जाते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति है जो बर्फ के घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसको इग्लू कहा जाता है। एस्किमो जनजाति द्वारा शीतकाल में बर्फ से बनाए वाले गुंबदकार मकान को इग्लू कहा जाता है। अगला सवाल आपका, एनु जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? यह जापान की जनजाति है एनु जनजाति। अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया में पाई जाने वाली जनजाति कौन है फ्रेंड्स? तो मसाई जनजाति वहाँ पाई जाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया में मसाई जनजाति पाई जाती है। माओरी जनजाति पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाए जाते हैं। खिरगिज जनजाति कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? तो गेस करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खिरगिज। तो खिरगिज का करेक्ट आंसर मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज जनजाति पाए जाते हैं। भारत में टोडा जनजाति निवास कहाँ करते हैं? तो दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करते हैं। अगला फ्रेंड्स, हान जनजाति मुख्य रूप से कहाँ के मूल निवासी है? तो चीन के मूल निवासी हान है। अफ्रीकी महाद्वीप के मूल जनजाति को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो पिग्मी कहा जाता है, जो कांगो बेसिन नदी घाटी में पाई जाती है। ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप के जो मूल जनजाति है उसको पिग्मी कहा जाता है, जो कांगो के बेसिन घाटी में देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, इतिहास से उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उपनिषद है जो आपका भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है, यानी कि उपनिषद क्या है? तो भारतीय दर्शन का स्रोत भी माना जाता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सांग देवता को समर्पित है? सांग नहीं होगा फिर सोम देवता होगा यहाँ पर। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है फ्रेंड्स? तो आपका 9वां मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? देखिए सब डायरेक्ट रट लीजिएगा फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई? तो उपनिषद में की गई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? वैदिक साहित्य में सबसे अधिक बार वर्णन है जो आपका सिंधु नदी का किया गया है। अगला सवाल है, वैदिक काल में गाय को किस नाम से पुकारा जाता था? तो वैदिक काल में अघन्या कहा जाता था। अघन्या मतलब क्या होता है? जिसका वध न हो। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का विवरण जो ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। किससे? तो ऋग्वेद के। याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। वैदिक देवताओं को पुरोहित किसे माना जाता है? तो वैदिक देवताओं का पुरोहित है जो बृहस्पति को माना जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, पुरुष मेघा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पुरुष मेघा प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला सवाल को देखिए, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये कंठो उपनिषद से प्राप्त होता है।
अगला सवाल आपका है कि वैदिक नदी आस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब नदी के रूप में की जाती है, ठीक है। इसी का नाम है जो पहले आस्किनी था। अगला सवाल को देखिए, गोत्र शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग वैदिक काल में गोत्र शब्द का प्रयोग प्रथम बार हुआ था। किस काल में? तो ऋग वैदिक काल में गोत्र शब्द का। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास मुख्य रूप से किसमें था? तो देखिए, जो ऋग्वेद के जनता थे उसका बलि एवं कर्म कांड में ज़्यादा ये लोग विश्वास करते थे, ऋग्वेद काल के जनता। 10 राजयुद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है 10 राजाओं का युद्ध, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7वें मंडल में मिलता है। 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वेद 4 है फ्रेंड्स, 4 वेद में से गेस कीजिए किस में मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, सामवेद या आयुर्वेद? तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। अथर्ववेद है जो जंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण से संबंधित वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है फ्रेंड्स। ऋग्वेद के कौन सा मंडल में पूछे? तो 3रे मंडल में मिलता है। अगला सवाल को देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व वैदिक आर्यों का इंद्र देवता सबसे लोकप्रिय थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। 227 नंबर, श्रीमद् भागवत गीता का मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए, ये आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद में जो मूल लिपि वहाँ थी ब्राह्मी लिपि थी ऋग्वेद की। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है जो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है। एक लीलावती है फ्रेंड्स आपका, जो आपका गणित से संबंधित बुक है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। अमाजू कहा जाता था। वैदिक काल में जो लंबे समय तक कन्या अविवाहित रहती थी उसको क्या कहा जाता था? तो अमाजू उसे कहा जाता था। क्या? अमाजू। ऋग्वेद नदियाँ वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? पूछा जा सकता है। तो झेलम, ठीक है। ये झेलम है जो पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है? तो ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा अर्थात नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। 1857 की क्रांति के सूत्रधार मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? दिल्ली विद्रोह से देख लेते हैं। सभी मिक्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे, याद रखिएगा। 1857 के जो सूत्रधार थे मंगल पांडे। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो देखिए, पील आयोग का संबंध है जो 1857 के विद्रोह से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये पक्का पूछने वाला है फ्रेंड्स। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये विद्रोह हुआ था। अगला 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 10 मई, डेट याद रखिएगा, 1857 मेरठ में। 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न था। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह में कौन कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इसे देख लेते हैं एक नज़र। इससे एक सवाल आपको आने वाला है। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई किया था फ्रेंड्स। तात्या टोपे है जो कानपुर से। नाना साहब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तात्या टोपे है कानपुर से। नाना साहब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व किया था, ठीक है फ्रेंड्स। इलाहाबाद से कौन किया था? तो लियाकत अली किया था। फैजाबाद से मौलवी कौन किया था? फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह किया था फ्रेंड्स। जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह किए थे। बरेली से खान बहादुर खां। फतेहपुर से अजीमुल्ला किया था। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका, किसने 1857 का विद्रोह, किसने कहा 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था या स्वतंत्रता की पहली लड़ाई? इसका करेक्ट आंसर वी.डी. सावरकर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, किसने कहा कि 1857 का विद्रोह या अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑट्रम ने कहा था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड्स? पूछा जा सकता है। तो रामचंद्र पांडुरंग था। अगला सवाल को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब तथा किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में किया गया था। एओ ह्यूम ने इसका नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे फ्रेंड्स, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला सवाल आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह व्यक्त किया था।
अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो आपका बदरुद्दीन तेजवी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जूले थे, जो अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू। दोनों में फर्क आप देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रथम महिला अध्यक्ष कहेगा तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला और भारतीय वो हो तो वो सरोजिनी नायडू थी। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि किस अधिवेशन में मात्र एक बार महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है। तो 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में एक बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आपका 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से चुने गए थे, लेकिन बाद में मनमुटाव के चलते इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जो अध्यक्ष चुने गए थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। ठीक है, यानी 2 बार 38 में और 39 में त्रिपुरी और हरिपुरा में चुने गए थे फ्रेंड्स। तो 39 में जब त्रिपुरी में चुने गए थे तो बाद में इस्तीफा देते सुभाष चंद्र बोस, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 254 नंबर सवाल, भारतीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? JV कृपलानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मध्य समझौता हुआ था? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोनों में समझौता हुआ था। 1907 में फूट हुआ था, 1916 में समझौता हुआ था। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि थी? तो ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण पत्र का धौलीवाड़ा गुजरात से प्राप्त हुआ था। अगला फ्रेंड्स आपका कि हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो जो भी सर्वाधिक प्रचलित वर्गाकार होता था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? 261 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा है जो किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। 262 नंबर सवाल, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछ दिया जाएगा। तो हड़प्पा काल के जो मुद्राओं के निर्माण में, ठीक है फ्रेंड्स, किस प्रकार का आप चाहो तो सेल खड़ी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। अगला है फ्रेंड्स आपका कि मुहर भी बनता था उस समय फ्रेंड्स, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता था। ये भी मुद्रा भी कहीं देता है, कहीं मुहर भी देता, तो याद रखिएगा सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था। लघु हड़प्पा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो देखिए लोथल जो आपका भोगवा नदी पर स्थित है गुजरात में, उसको लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, किस हड़प्पा कालीन स्थान से वृत्ताकार तथा चौकारे अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दुमुही राक्षस का अंकन, फारस की मुहर तथा चालाक लोमड़ी का चिन्ह प्राप्त हुआ था? ये लोथल से प्राप्त हुआ था। अगला फ्रेंड्स आपका जूते हुए खेत का साक्ष, अग्नि हवन कुंड, चूड़ियाँ का साक्ष हड़प्पा के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो जूते हुए खेत का साक्ष, अग्नि हवन कुंड, चूड़ियाँ का साक्ष सभी राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगन से प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से। किस हड़प्पा कालीन स्थान से मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साथ तथा जो का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो देखिए किससे, यहाँ से तो आपका हरियाणा के बनावली से प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए, ये सभी है जो हरियाणा के बनावली से प्राप्त हुआ था। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि किस हड़प्पा कालीन स्थान से कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? ये गुजरात के रंगपुर से प्राप्त हुआ था। अगला, किस हड़प्पा कालीन स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो ये आपका रूपनगर पंजाब में रोपड़ से प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, किस हड़प्पा कालीन स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो आपका पंजाब के रोपड़ से मिला है। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो स्वतंत्रता जब 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था फ्रेंड्स, उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो CR एटली थे। ठीक है, कौन थे? एटली, याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स कि सीधी कार्यवाही दिवस
किसने मनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधी कार्यवाही दिवस है जो मुस्लिम लीग ने कब मनाया था, तो 1946 ईस्वी में सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था। अमेरिका का खोज किसने, ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, आपका लगता है उत्पाद पुलिस में। अमेरिका का खोज कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका की खोज किया था, कोलंबस के द्वारा खोजा गया था। अगला फ्रेंड्स, कोलंबस किस देश की खोज में निकला था और वह अमेरिका पहुंच गया था। तो एक्चुअली कोलंबस है जो भारत की खोज में निकला था फ्रेंड्स, लेकिन पहुंच क्या गया था, अमेरिका पहुंच गया था, तो अब भारत की खोज में निकला था। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज किसने और कब की थी, तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया था। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वास्को डी गामा केरल के कोझिकोड यानी कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट यहाँ देता है फ्रेंड्स, जिसको पहले क्या कहा जाता था, कोझिकोड कहा जाता था। तो वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था, तो कालीकट यानी कोझिकोड बंदरगाह पर उतरा था। अगला है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था फ्रेंड्स, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पुर्तगाली गवर्नर कौन था, टॉप मोस्ट VVI सवाल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो फ्रेंड्स आपका फ्रांसीसी अल्मेडा था। 277 नंबर सवाल देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था फ्रेंड्स, देखिए ये भी पूछा जा सकता है। तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जहांगीर किस स्थान पर इंग्लैंड के राजदूत हॉकिंस को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी, तो देखिए जहांगीर ने आपका सूरत में दिया था इसको अनुमति लगाने के लिए, ठीक है। जहांगीर ने किस स्थान पर इंग्लैंड के राजदूत हॉकिंस को फैक्ट्री लगाने की ऑर्डर कहाँ मिला था, परमिशन, तो सूरत में मिला था। किसने दिया था, जहांगीर ने। कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था फ्रेंड्स, तो कर्नाटक का युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था। अगला, प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो 23 जून, याद रखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। अगला है, बक्सर का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो बक्सर का युद्ध है अवध के नवाब बंगाल के नवाब तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त फौज एवं अंग्रेजी फौज के बीच में हुआ था 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई। अगला है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ बनाया था, तो श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराजा रंजीत सिंह जो लाहौर को अपनी राजधानी बनाए थे। भारत में अंग्रेज राज्य का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, तो आपका लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। भारत में अंग्रेज राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था जो बंगाल करके बन करके आया था फ्रेंड्स। अगला सवाल है फ्रेंड्स, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सपोर्ट से किया था। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में और कब भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। भारत में टेलीग्राम सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही टेलीग्राम सेवा शुरू किया गया था। अगला फ्रेंड्स, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था जो फ्रेंड्स भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1857 में लड़ी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वही लॉर्ड कैनिंग था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारत का प्रथम वायसराय कौन था फ्रेंड्स, तो देखिए अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। याद रखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला है, भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके बीच शासनकाल में हुई थी, तो प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो नॉर्थ के शासन लॉर्ड मियो जो कहे फ्रेंड्स, प्रथम जनगणना हुआ था लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ था। भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुआ था, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना यहीं से शुरू हुआ था 1881 से। ऐसे पूछेगा फ्रेंड्स कब प्रथम बार कराया गया था, तो 72 में कराया गया था लॉर्ड मियो के शासनकाल में, नियमित है जो 1881 से शुरू है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स, 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में, तो मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। अगला सवाल को देखिए, बंगाल विभाजन कब और किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, तो 1906 ईस्वी में ढाका में हुई। ये इंपॉर्टेंट है, ढाका में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब दो भागों में विभाजित हो गया था, 1907 में सूरत के अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजित रूप क्या था फ्रेंड्स, तो नरम दल और गरम दल में बटा था। गरम दल के मुख्य नेता कौन कौन थे फ्रेंड्स, तो आपको लाल बाल पाल आपको पता होगा, यानी बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। अगला सवाल को, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी, तो 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी।
अगला सवाल है बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था फ्रेंड्स, तो आपका 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजित धड़ कब आपस मिल गए थे, वही फ्रेंड्स आपका जो विभाजन हुआ था तो 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसमें वापस पुनः मिल गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच कब और कहाँ समझौता हुआ था फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका 1916 लखनऊ में हुआ था, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से भी मशहूर है। अगला सवाल है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, एक क्वेश्चन आपको उत्पाद पुलिस में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स 1914 ईस्वी में। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण है पूछा जा सकता है तो सेराजोवा, ठीक है याद रखिए सेराजोवा हत्याकांड है जो फ्रेंड्स आपका प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो सेराजोवा हत्याकांड। भारत में होम रूल लीग कब और किसने शुरू किया था, तो 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट ने अलग अलग स्थानों पर 1916 में होम रूल लीग शुरू किया था। जालियांवाला हत्याकांड किसके इशारे पर और कब हुआ था फ्रेंड्स, तो सभी को पता है आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जनरल डायर के इशारे पर पंजाब में अमृतसर में गोली चलाने की आदेश दिया गया था। बाद में उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली लंदन में जाकर के मार दिया था, ये भी याद रखिएगा। जनरल डायर को किसने मारा था, उधम सिंह ने लंदन में जाके मारा था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह फेमस है फ्रेंड्स आपका 1917 ईस्वी में। 1917 में जो हुआ था फ्रेंड्स, एक राजेंद्र शुक्ला नाम के किसान था जिन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था और वहां गए थे, वहीं से इन्होंने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन कब और तथा इसके नेता कौन थे, खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में, नेता मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, जिसके नेता कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली इसके नेता थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन उसी को बाद में फ्रेंड्स महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के रूप में किए थे। असहयोग आंदोलन कब और किसके कौन नेता कौन थे, अंग्रेजों के अत्याचार के राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे फ्रेंड्स। बाद में चौरी चौरा घटना हुआ था 1922 में हुआ था ना, 4 फरवरी 1922 में, 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी उस समय ये स्थगित कर दिए थे। चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था, तो आपका 1922 ईस्वी में गोरखपुर के चौरिया चौरी नामक स्थान पर, गोरखपुर याद रखिएगा, ये 4 फरवरी की घटना है फ्रेंड्स। इसी के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया था, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास, सीआर दास जिसको कहते हैं फ्रेंड्स, सीआर दास कहते हैं, इन्होंने 1923 ईस्वी में किया था। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है और दीन बंधु किसे कहा जाता है, दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, जीके जीएस इतना बहुत ज़्यादा था समंदर है फ्रेंड्स, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स हम लोग के पास एक ही उपाय है कि जितना ज़्यादा पढ़ कर जाएंगे तो कहाँ से पूछेगा तो पकड़ में आएगा, ज़्यादा पढ़ते रहिएगा तभी पकड़ में आएगा। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 27 में। भारत कब आया था फ्रेंड्स, तो 1928 ईस्वी में, आपका फरवरी 28 में मुंबई साइमन कमीशन पहुंचा था। अगला साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाहौर में किस भारतीय नेता की हत्या हो गई थी, मृत्यु, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने एक बुक लिखा था बहुत फेमस फ्रेंड्स, अनहैप्पी, याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किए थे, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। अगला सवाल है बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में और कब हुआ था। देखिए 10th क्लास का है, देखिए क्वेश्चन कैसा रहता है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से 10th लेवल का रहेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कुछ कुछ आपका सभी क्षेत्र से रहेगा। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में कब और हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। अगला सवाल है फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में और कब शुरू हुआ था, तो महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में। देखिए दांडी मार्च जब शुरू किए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी को फ्रेंड्स, तो वहाँ आपका 6 अप्रैल को जाकर नमक का कानून तोड़े थे और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी का दांडी मार्च हुआ था तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अगला है फ्रेंड्स इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखिए गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए थे फ्रेंड्स, ठीक है, 30 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी मात्र जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसी में भाग लिया था, ये इतना जरूर याद रखिएगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब किया था, तो 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स पूना समझौता कब और किसके बीच में हुआ था, तो 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। बिहार में भारी भूकंप कब आया था, देखिए बिहार में भूकंप 1934 ईस्वी में बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था।
याद रखिएगा। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? देखिए पहला विश्व युद्ध तो आपको उत्तर पुलिस में पूछ दिया था फ्रेंड्स। दूसरा विश्व युद्ध है जो 1939 में शुरू हुआ था, चला था कब फ्रेंड? 45 तक चला था, 6 वर्ष चला था। दूसरा विश्व युद्ध कितना वर्ष तक चला था? 6 वर्ष तक चला था। पहला विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चला था फ्रेंड्स, 1914 से लेकर करके 1918 तक। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब और कहाँ की थी? तो 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मुस्लिम लीग ने मांग की थी। 329 नंबर सवाल देखिए, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च, याद रखिए, मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने नेतृत्व में किया गया था? तो 8 या 9 अगस्त, याद रखिएगा, 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। आराम हराम है, आराम हराम है, ठीक है, आराम हराम का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था। करो मरो का महात्मा गांधी ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की थी फ्रेंड्स? 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसी हुई थी फ्रेंड्स? तो अभी तक जानकारी के अनुसार से विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था फ्रेंड्स? 1946 ईस्वी में भारत कैबिनेट मिशन भारत आया था। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे ही आपका भारत के संविधान सभा का निर्माण हुआ था, ठीक है, संविधान सभा का निर्माण इसी की सिफारिश पर हुआ था। अब देखिए फ्रेंड्स कितना, लगभग 336 क्वेश्चन देख लिए फ्रेंड्स। और आविष्कार और आविष्कारक से संबंधित है जो 1 से 2 प्रश्न आपको पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें से जो मेन है एक नज़र देख लें फ्रेंड्स, और बाकी इसका PDF भेज दूंगा तो वहाँ से भी कर लीजिएगा। देखिए ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? तो ग्रामोफोन्स का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन, और थॉमस एल्वा एडिसन ही विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। सर एक बार रिवीजन कर ले फ्रेंड्स, मुझे पता है इसमें बहुत सारा का जवाब आप लोग को पता होगा, लेकिन रिवीजन कर लिएगा तो एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। अगला फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? रेफ्रिजरेटर का आविष्कार तो देखिए आपका एक कैटलिन हैरिसन व टिनिंग ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेल बेयर्ड ने किया था। डायनमो का आविष्कार मैं बार बार बताते रहता हूँ, माइकल फैराडे ने डायनमो का आविष्कार किया था फ्रेंड्स। तड़ित चालक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तड़ित चालक का आविष्कार। तड़ित चालक मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जो तांबे का बना होता है, घरों के ऊपर लगाया जाता है ताकि जब बिजली ऊपर से गिरे फ्रेंड्स तो उसको सोख ले, ठीक है, उससे हानि नहीं पहुंचे। तो तड़ित चालक का जो आविष्कार किया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। टाइपराइटर का आविष्कार देखिए सोल्ज अधिकतर देता है, तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज उनका नाम है फ्रेंड्स, और पेलिग्रिन टैरी ने दोनों मिलकर के किया था, लेकिन ज़्यादा आपको सोल्ज दिखता है टाइपराइटर का आविष्कार, ठीक है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ई टॉर्सेली, ठीक है, याद रखिएगा, बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉर्सेली ने किया था। अगला सवाल को देखिए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने? विलियम शॉकले, जॉन बर्डिन व वाल्टर बर्टन ने किया था। रडार का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटसन वाट ने किया था, रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार का किया था। मोटर कार का किसने किया था? मोटर कार का हेनरी फोर्ड ने किया था। वायुयान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। फाउंटेन पेन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, वाटरमैन के द्वारा आविष्कार किया गया था। टेलीफोन की खोज किसने किया था? ग्राहम बेल, ठीक है। एक है टेलीफोन की खोज फ्रेंड्स, दूसरा था टेलीफोन क्या था आपका? स्टार्टिंग में था ग्रामोफोन का था ना, स्टार्टिंग में क्या था आपका? हाँ ग्रामोफोन का। तो ग्रामोफोन का रहेगा तो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। लेकिन वहीं पर आपका टेलीफोन का आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका ग्राहम बेल हो जाएगा, ठीक है। किसने? ग्राहम बेल ने। एक्स किरणें का खोज इंपॉर्टेंट है, तो रॉयंटजन ने एक्स किरणें WC रॉयंटजन ने किया था। लिफ्ट का देखिए पूछा जाता है, तो ओटिस कंपनी का लिफ्ट आप चढ़े होंगे, देखिए आता है, ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आता है। तो ओटिस याद रखिएगा, तब पकड़ में आ जाएगा। लिफ्ट का आविष्कार एलिसा ग्रेव ओटिस ने किया था। छापने की कला, छपाने की कला गुटेनबर्ग के द्वारा आविष्कार किया गया था। गैस इंजन बहुत इंपॉर्टेंट, गैस इंजन का डैमलर ने किया था। और भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? ई फर्मी ने किया था। रिवॉल्वर का कोल्ट सैमुअल कोल्ट ने किया था। सेफ्टी लैंप पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हम्फ्री डेवी के द्वारा खोजा गया था। ये भी लॉगरिथम का खोज जॉन नेपियर ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्मस फ्लास्क भी पूछा जाता है, डेवार ने इसका खोज किया था। कॉस्मिक किरणें का आविष्कार किसने किया था? RL मिलिकन विक्टर हेस ने किया था। परमाणु संरचना का बोर साहब ने किया था, बोर साहब ने, तो इसका करेक्ट नाम बोर हो जाएगा।
और परमाणु सिद्धांत तो डाल्टन ने दिया था, परमाणु का खोज डाल्टन ने किया था, लेकिन परमाणु संरचना के बारे में आपका बोर ने किया था। क्वांटम थ्योरी का मैक्स प्लैंक से भी पूछा जाता है, क्वांटम थ्योरी का खोज किसने किया था, आविष्कार किया था, तो मैक्स प्लैंक ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने फ्रेंड्स, और न्यूट्रॉन का चैडविक ने। परमाणु का सिद्धांत किसने खोजा था, डाल्टन ने खोजा था, याद रखिए सब 10th क्लास में पढ़ने का। रेडियम की खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी एवं मैडम प्यूरी ने किया, मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी ने किया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों देता है फ्रेंड्स, याद रखिए, लेकिन ज़्यादातर आपका गोल्डस्टीन होगा। यूरेनियम का विखंडन का खोज किसने किया था, तो ऑटो हर्न ने किया था। ठीक है, यूरेनियम विखंडन का। न्यूट्रॉन का किसने, जेम्स चैडविक ने। विद्युत विच्छेदन नियम का किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, डायनमो का आविष्कार इन्होंने किया था ना, माइकल फैराडे डायनमो का आविष्कार किया था। रेडियो टेलीग्राफी का खोज जी मार्कोनी ने किया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, स्काई स्क्रेपर का खोज किसने किया था, विलियम जेनी ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। गति के नियम फ्रेंड्स आपका किसने दिया था, तीन ने ही दिए थे, न्यूटन साहब ने दिए थे। सापेक्षता का सिद्धांत का अल्बर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सापेक्षता का सिद्धांत का किसने खोज किया था, आविष्कार किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने किया था। चलिए फ्रेंड्स देखते चलिए, फटाफट देख लेते हैं। क्लोरीन का खोज किसने किया था, सीले ने किया था, याद रखिए। क्लोरीन गैस का खोज किसने किया था, आपका सीले ने किया था। कारपेट स्वीपर का खोज किसने, मेलविल बेसेल ने किया था। घड़ी, देखिए घड़ी में फ्रेंड्स एक पेंडुलम है और एक है जो यांत्रिक है, तो दोनों पर ध्यान दीजिएगा। यांत्रिक घड़ी का आविष्कार आई सिंग व लियांग सैन ने किया था, जबकि घड़ी पेंडुलम का आविष्कार किसने किया था, तो क्रिश्चियन ह्यूगेस ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबल, इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार देते हैं, ये स्वीडन के निवासी थे फ्रेंड्स। ठीक है, कटाई मशीन, देखिए पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, कटाई मशीन का एक एग्जाम में बहुत बार आया है। कटाई मशीन जो मैं VVI कहता हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कटाई मशीन का सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था, कटाई मशीन का खोज। ठीक है, कटाई मशीन जो होता है ना, सिलाई कटाई, वो। डेंटल प्लेट का आविष्कार एंथोनी प्लेटनस ने किया था। क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन ने किया था। ऑक्सीजन का खोज पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, तो प्रिस्टले ने किया था। डिस्क ब्रेक का खोज किसने किया था, तो एफ लेचेस्टर के द्वारा किया गया था। डिस्क ब्रेक का खोज एफ लेचेस्टर ने। गैस लाइटिंग का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, तो विलियम मर्डॉक ने। जो गैस लाइटिंग है उसका आविष्कार विलियम मर्डॉक ने। ऑटोमोबाइल का कार्ल ब्रेज ने किया था फ्रेंड्स, याद रखिए, ऑटोमोबाइल का खोज कार्ल ब्रेज ने। हेलीकॉप्टर का किसने किया था, तो ए ओहमिसेन ने किया था। अगला माइक्रोफोन का फ्रेंड्स आ गया, माइक्रोफोन वही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, टेलीफोन कहें या माइक्रोफोन कहें, उसका ग्राहम बेल हो जाएगा। केस्कोग्राफ का देखिए बार बार पूछा जाता है, VVI। केस्कोग्राफ का खोज किसने किया था, जेसी बोस ने, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लीवर का सिद्धांत अपेक्षिक घनत्व आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स, गैल्वेनोमीटर का खोज किसने किया था, तो एंड मेरी एम्पियर के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट का खोज किसने किया था, विलियम स्टारजन ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। फिल्म संगीत युक्त, इसका फिल्म जो संगीत युक्त है इसका आविष्कार किसने किया था, तो लीडी फॉरेस्ट ने किया था। किसने, लीडी फॉरेस्ट ने। अब मुक फिल्म चलचित्र का किसने आविष्कार किया था, तो लुई ली प्रिंस ने किया था। फिल्म वॉक चलचित्र का फ्रेंड्स, तो वो इसका हो जाएगा जे मुसोली व हैंस वागट ने किया था। AC मोटर का खोज किसने किया था, तो निकोला टेस्ला ने किया था फ्रेंड्स, जबकि DC मोटर का खोज किसने किया था, तो जेनेवो ग्रामे ने किया था। अगला सवाल को देखते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए फ्रेंड्स लॉन्ग प्लेइंग डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क ने किया था। गैस का फायर का आविष्कार किसने किया था, तो गैस फायर का आविष्कार किसने, फिलिप लेवल ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, लेजर का आविष्कार किसने किया था, थियोडर मैमन ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार किसने, फ्रैंक व्हिटल ने किया था फ्रेंड्स। होवरक्राफ्ट का आविष्कार किसने किया था, सर क्रिस्टोफर कांक्रेल ने किया था। स्वतः चालक चार्ल्स कैटरिंग के द्वारा खोजा गया था। साइक्लोट्रॉन का खोज किसने किया था, तो आपका लॉरेंस ने किया था। स्कॉच टेप का आविष्कार रिचर्ड डी ने किया था। उसके बाद में स्कूटर का खोज किसने किया था फ्रेंड्स, जी ब्राडशा ने किया था। रबर पौधे का दूध फोम डनलप रबर कंपनी ने खोज किया था। अगला फ्रेंड्स आपका अगला सवाल है, माइक्रो प्रोसेसर का खोज किसने किया था, इंपॉर्टेंट है, एम हॉफ के द्वारा खोजा गया था। टेरिलिन विनफील्ड व डिक्सन ने किया था टेरिलिन का खोज। वॉशिंग मशीन का खोज हार्ले मिशन कंपनी ने किया था। चलिए अगला सवाल है, गायरो कंपास का खोज किसने किया था, सर अल्पर स्पेरी ने। हेलीकॉप्टर मानव चलित है जो आर्म ममफोर्ड ने किया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, पेंसिलिन, देखिए इंपॉर्टेंट है, पेंसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। टैंक का खोज सर अर्नेस्ट
स्वीटन ने किया था। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक का खोज किसने, टेलर फार्नसवर्थ ने किया था फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स रेजर विद्युत वाला, ठीक है, इसका हो जाएगा जैकेब सिक हो जाएगा। मोटरसाइकिल का खोज जी डैमलर ने किया था। एक रेजर जो सेफ्टी वाला है फ्रेंड्स, तो जो जिलेट ब्लेट आता है ना, तो सेफ्टी रेजर का खोज किसने, किंग जिलेट ने किया था। कार पेट्रोल का कार्ल बेंज, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जो कार पेट्रोल का आविष्कार किसने किया था, कार्ल बेंज ने किया था। वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, तो एलिसा थॉमसन ने किया था, ठीक है। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ फ्रेंड्स, उतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखिएगा। न्यून लैम्प का खोज जॉर्ज क्लॉड ने किया था। बाइसिकल टायर का जॉन डनलप ने किया था, ठीक है, टायर वाला डनलप किया था। बुनसन बर्नर का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट बुनसन ने किया था। स्टील का आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी बेसेमर ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिनोलियम का आविष्कार किसने किया था, फ्रेडरिक वाल्टन ने किया था। सुपर कंडक्टिविटी का खोज किसने किया था, H.K. ओनेस ने किया था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश का वेग किसने किया था, तो फिजी याऊ ने खोज किया था। गिंगर काउंटर का हैंस गिगर ने किया था। कार्बोरेटर का खोज जी डैमलोर ने किया था। कार्बोरेटर मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, कार्बोरेटर जो इंजन को ठंडा रखता है, जो डीजल इंजन में लगा रहता है। कार्बोरेटर रेडिएटर नहीं, कार्बोरेटर जो पेट्रोल हवा का मिक्स करता है, ठीक है। मोटरसाइकिल में जो गाड़ी रहता है ना, पेट्रोल गाड़ी वगैरह, उसमें जो हवा और पेट्रोल का जो मिक्स करता है उसी को कार्बोरेटर कहते हैं। एक रेडिएटर होता है फ्रेंड्स, जो लगा रहता है, जो इंजन को ठंडा करता है। लाउड स्पीकर का खोज किसने किया, होर्से शॉर्ट ने किया था। हारपीडू का आविष्कार किसने किया था, तो आपका रॉबर्ट हवल इटेह ने किया था। प्लास्टिक का खोज किसने, अलेक्जेंडर पार्कस ने किया था प्लास्टिक का खोज। ट्रैक्टर का खोज किसने किया था, रॉबर्ट फॉर्मिच ने किया था। प्रिंटिंग टेलीग्राफ का डेविड एडवर्ड ह्यूज ने किया था। सेलुलाइट का खोज अलेक्जेंडर पार्क ने किया था। सिनेमा का खोज किसने किया था, तो लाउस निकोलस व लाउस लुमियारी ने। रबर टायर का थॉमस हॉनकॉक ने। कंप्यूटर का आविष्कार इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, चार्ल्स बैबेज ने। ग्लाइडर का जॉर्ज कैले ने। सेफ्टी मैच का जॉन वॉकर ने। अगला फ्रेंड्स, रबर जलरोधी का चार्ल्स मैकिन्टोश ने। विद्युत बैटरी का अल्ले ने। यांत्रिक टेलीग्राफ का एम लैमांड ने। रबर वल्कनीकृत का चार्ल्स गुडियर ने, ठीक है, इसका आविष्कार चार्ल्स गुडियर ने। ट्रांसफार्मर का माइकल फैराडे ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है। उसके बाद में बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल लेंस, जिन्होंने तड़ित चालक का खोज किया था। विद्युत पंखा का व्हीलर ने। लाइटिंग कंडक्टर का बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था, वाल्टर हंट ने। प्रोपेलर जलयान का फ्रांसिस स्मिथ ने। फिर रेफरेंस थर्मस फ्लास्क, ये पूछा जाता है, डेवार ने किया था। प्रेशर कुकर का डेनिस पैपिन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रेशर कुकर का डेनिस पैपिन पूछा जा सकता है। फिर आपका है स्लाइड पैमाना का विलियम ऑफ ट्रेड ने। शॉर्ट हैंड का किसने, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शॉर्ट हैंड का खोज किसने किया था फ्रेंड्स, तो पीटमैन ने। सभी लोग याद रखिए, पीटमैन ने शॉर्ट हैंड का खोज किया था। रमन प्रभाव का सीवी रमन ने किया था फ्रेंड्स, इन्हीं की भौतिक के क्षेत्र में 1923 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। परमाणु विखंडन का रदरफोर्ड ने। सेफ्टी रेजर का जिलेट पहले भी देख चुके हैं। टेलीस्कोप का गैलीलियो ने खोज किया था। स्टीम इंजन का धाम न्यूकोमेन ने किया था। ग्रहों का खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ग्रहों का खोज किसने, तो केपलर साहब ने किया था। कार्बन पेपर का रॉल्फ वेजवुड ने किया था, ये भी पूछा जा सकता है, कार्बन पेपर का खोज किसने किया था। कार का आंतरिक दहन के लिए सैमुअल ब्राउन ने खोज किया था। माइक्रोमीटर का आविष्कार विलियम कोजिन ने किया था। टेलीग्राफ कोड का सैमुअल मोर्स ने किया था। मशीन गन का फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, सर जेम्स पक्कल ने मशीन गन का खोज किया था। हेलीकॉप्टर प्रारूपिक में लाउ नवाय एवं बिएनवेनु, ठीक है, बड़ा टेढ़ा नाम है फ्रेंड्स। अगला पैराशूट का खोज किसने किया था, तो जीन पियरे क्लानचार्ड ने किया था। कार वास्प से चलने वाला में निकोलस कुगनाट ने किया था। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने किया था, ज़्यादातर फॉरेनहाइट ही देता है। अगला सवाल है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, जोसेफ एस्पिडीन और अर्गडीन ने किया था। डीजल इंजन का किसने किया था, तो रूडोल्फ डीजल ने आविष्कार किया था। डीजल इंजन का पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था, डेविड बुशनेल ने किया था। लोकोमेटिव रेल का रिचर्ड ट्रेकीथिक ने किया था। पेपर का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, मुलबेरी फाइबर ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
मानचित्र का आविष्कार किसने किया था, किसके द्वारा हुआ था, तो सुमेरियनों के द्वारा मानचित्र का आविष्कार हुआ था। पीरियोडिक टेबल का मेंडलीफ ने किया था। देखिए पीरियोडिक टेबल जो प्राचीन पीरियोडिक टेबल है मेंडलीफ ने किया था, और आधुनिक पीरियोडिक टेबल का आपका किसने किया फ्रेंड्स, तो मोसले साहब ने किया है। सौर मंडल का खोज किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, कोपरनिकस ने किया था। विद्युत धारा तथा बैटरी का वोल्टा किया था, ठीक है, विद्युत धारा तथा बैटरी का खोज किसने, वोल्टा ने किया था। ताप का गतिविधि सिद्धांत केल्विन ने दिया था। नेत्रहीनों के लिए पढ़ने के लिए आपका ब्रेल लिपि का खोज किसने किया था, तो लुइस ब्रेल ने किया था। आनुवंशिकता का नियम के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जॉर्ज ग्रेगर जॉन मंडल ने आनुवंशिकता के नियम का खोज किया फ्रेंड्स। अगला सवाल है जेनेटिक कोड तथा कृत्रिम जीन का आविष्कार हरगोविंद खुराना ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड तथा कृत्रिम जीन का आविष्कार किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला फ्रेंड्स रेडियो तथा वायरलेस टेलीग्राफी का जे मार्कोनी ने किया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो जो है विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जिन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ आविष्कारक थे, इसमें कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे, इसे 1-2 प्रश्न सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन वाला भी बना रहा हूँ मास्टर वीडियो फ्रेंड्स, एक वीडियो और मैं कराऊंगा जिसमें 200-300 क्वेश्चन रहेगा। बाकी करंट अफेयर्स का आप लोग डिमांड कर रहे हैं हिंदी का फ्रेंड्स, तो मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में जितना संभव है उतना मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।